हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली बाय परवेज सर। आज हम लोग पहुंच गए हैं इन आवर सेकंड पार्ट ऑफ रिवीजन सीरीज टू कवर द 12th स्टैंडर्ड एचएससी सब्जेक्ट बायोलॉजी फॉर दिस ईयर। और आज हम लोग इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन। इन मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स विल फाइंड यू कैन सी देयर इज मेंशन ऑफ सम साइंटिस्ट एंड देयर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन और सब कंसेप्ट जो साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड है। आज हम लोग उसको कवर करेंगे बिकॉज there's possibility that question number 1 that is MCQ, question number 2 answer in one sentence, very short answer और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस का आज रिवीजन हमारा हो जाएगा। तो चलिए, तो चैप्टर वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में नेवाशीन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। ओके, तो इसी से देखिए, अभी या तो आपको आएगा नेचुरली हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन, द डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नेवाशीन, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किसमें उन्होंने डिस्कवर किया? लिलिशिया फैमिली के प्लांट लाइक लिलियम एंड फ्रीटिलेरिया, तो ये भी आ सकता है आपको वैकेंसी। तो जितने भी कंटेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो वन सेंटेंस क्वेश्चन, नहीं तो आपका एमसीक्यू या आंसर इन वैकेंसी शॉर्ट या 2 मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकता है। तो ऑल द टॉपिक्स जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो सब साइंटिस्ट से रिलेटेड हैं। ओके, तो इससे आपका साइंटिस्ट और उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट आ सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट अगर किसी भी कंसेप्ट से है तो आप कमेंट बॉक्स में नेचुरली डाउट डाल दीजिए, तो आई विल बी कैन सी गॉट इन पोजीशन टू एक्सप्लेन दैट टू यू इन द कमेंट इटसेल्फ। ओके, थ्रू द कमेंट। चलिए, तो पहला है मशीन। फिर नॉल इन 1902 इन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज किया था पार्थेनोकार्पी। एंड व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? एज वी नो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स बनाना, उसी को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो नॉल उन्होंने सबसे पहले पार्थेनोकार्पी जो कंसेप्ट है टर्म को यूज किया था। नेक्स्ट इज न्यूवन हॉक, इन्होंने सबसे पहले वैकेंसी पॉली एम्ब्रियोनी, अगर एक सीड से मल्टीपल वैकेंसी सीडलिंग्स निकलते हैं बिकॉज द सीड में कंटेन मल्टीपल एम्ब्रियोनी, उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। मल्टीपल एम्ब्रियो इन सीड। और ये सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया इन द सिट्रस, जितने भी वैकेंसी सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे आपका लेमन, ऑरेंज, ये भी आ सकता है। इंस्टेड ऑफ सिट्रस दे विल आस्क यू कैन सी व्हाट, आपका ऑरेंज है ना, आपका ऑरेंज हो गया, आपका लेमन हो गया, तो इस कैटेगरी आंवला है, ये सब सिट्रस यू कैन सी व्हाट है। ओके, प्लांट्स हैं, इनमें सबसे पहले उन्होंने पॉलीएम्ब्रियोनी नोटिस किया था। ओके, चलिए, this is only for chapter 1 number 1. Okay, only 3 you can see concepts are related to scientists. Reproduction in lower and higher animals, chapter 2 में you got robber, इन्होंने नाम दिया उन सेल्स को। तो वी नो ब्लास्टुला जो होता है, ब्लास्टुला, ओके, तो उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। द आउटर लेयर सेल्स उसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, इनर जो डिस्क होती है उसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। और एम्ब्रियोब्लास्ट इज अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट, और जिन ट्रोफोब्लास्ट सेल के साथ आपका एम्ब्रियोब्लास्ट अटैच होता है उसको रॉबर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, इसके लिए उन्हें रॉबर सेल्स भी कहते हैं। तो मोर कॉमनली दीज सेल्स आर कॉल्ड रॉबर सेल्स। तो रॉबर सेल्स आर द सेल्स, the trophoblast cell which is attached to the embryoblast, and the cells to which embryoblast is attached in a blastula, उसको हम लोग रॉबर सेल्स कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका सर्टोलॉइड सेल्स, एज वी नो, तो सर्टोलॉइड सेल्स, सर्टोले ने सर्टोलॉइड सेल्स या नर्व सेल को डिस्क्राइब किया, इसका काम है कि मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्मेटेड, तो स्पर्मेटेड का कन्वर्जन आपका स्पर्मेटोजोआ में, ओके, और नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म, यंग स्पर्म्स, इसके लिए उसको नर्व सेल्स भी कहते हैं। यानी को लिडिक सेल्स, लिडिक सेल को डिस्क्राइब किया जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस आपका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, तो दे प्रोड्यूस आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो दीज आर द स्मॉल कंसेप्ट जो आपको आ सकता है। ओके, लिडिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है जो टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और सर्टाइल सेल्स आर इनसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इसको नर्व सेल भी कहते हैं। दे हेल्प इन मैच्योरिटी ऑफ व्हाट,
स्पर्म्स, जो स्पर्मेटिड से जो आपका मैच्योर स्पर्म बनता है, मोटा स्पर्म बनता है, उसके लिए सेट ऑफ सेल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। और साथ में वो यंग स्पर्म्स को नरिशमेंट भी देता है, नर्स सेल्स भी कहते हैं। देन दिस, ओके। तो चैप्टर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स जो है वो साइंटिस्ट से रिलेटेड है, ओके। तो सबसे पहला नेचुरली बिगिनिंग ही होती है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, द फादर ऑफ यू कैन सी व्हाट जेनेटिक्स, ओके, मेंडल। तो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, एज वी नो। तो इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, एज वी नो, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऐसा भी आ सकता है। फिर उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन दिया होगा, आपको साइंटिस्ट को डिस्कवर करना है। तो ही पोस्टुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट हेरिडिटी, कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, इसी को हम लोग जीन्स कहते हैं, मेंडेलियन फैक्टर्स को हम लोग जीन्स कहते हैं। और उन्होंने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट किया, ओके। और उसी के बेसिस पे उन्होंने प्रिंसिपल हेरिडिटी को क्या किया, प्रपोज किया या पोस्टुलेट किया। देन यू गॉट कोरेंस, तो इन्होंने एक्चुअली मेंडल के जो फंडामेंटल लॉज है उसको प्रपोज किया, 3 फंडामेंटल लॉज को प्रपोज किया अलोंग विद 2 अदर साइंटिस्ट। फिर ह्यूगो, कोरेन एंड वॉन टेस्मार्क, इन्होंने ही मेंडल्स वर्क को रीडिस्कवर किया, ओके। और फिर इनमें से जो कोरेन अभी बताया, उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉ जो है मेंडल के, उनको फिर वापस क्या किया, प्रपोज किया, ओके। क्योंकि मेंडल ने 4 पोस्टुलेट्स रखे थे और इन 4 पोस्टुलेट्स को यूज करके ही, एनालाइज करके ही 3 नियम जो है मेंडल के, इन दिनों साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने कैसे प्रपोज किया, ओके। देन सटन एंड बोवेरी, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जीन्स आर नॉट यू कैन सी discrete unit, they are arranged in a linear fashion in the chromosome. So actually chromosome carry the genes, okay. Then W. Walder, he coined the term क्रोमोसोम। अभी बिगर बच्चों, अभी ये जो वर्ड होता है कॉइंड मतलब सबसे पहले यूज करना, ओके, टू यूज। तो जिन्होंने किसी भी टर्म को सबसे पहले तैयार किया और उसको यूज किया, उसको कहते हैं कॉइंड, ओके। या सजेस्ट भी बोलते हैं कि भाई, ओके। तो क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज सीन इन द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ओके, ये हमें मालूम है। देन मॉर्गन, T.H. मॉर्गन, अनदर इंपॉर्टेंट जेनेटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया प्रिंसिपल और लिंकेज, जो मेंडल डिस्कवर नहीं कर पाए, सेक्स लिंकेज और क्रॉसिंग रोवर को उन्होंने एक्सप्रेस किया। और उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया इन द फेमस सिक्वेंसी ड्रोसोफिला इंसेक्ट, जो फ्रूट फ्लाई भी कहलाता है, ओके, ड्रोसोफिला मेनलगोस्टर। और इसी के बेसिस पे उन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया, रिकॉम्बिनेशन, ओके, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया, ओके। then you got W. Warder, फिर से ये रिपीट हुआ है, ओके। then Hanking, उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ स्क्वैश बग एनासा टेरिट्रिस में डिस्कवर किया। और जब वो स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन, उन्होंने एक स्पेशल क्रोमोसोम को डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने रखा एक्स बॉडी। और इसी एक्स बॉडी को बाद में नाम पड़ गया एक्स क्रोमोसोम, ओके। तो इसे एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी बोल सकते हैं, उन्होंने की हैंकिंग ने। देन जॉन लैंगडन डॉन, इन्होंने सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं, इसी को सबसे पहले मंगोलिज्म भी कहते थे, ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिजीज, ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, ओके। देन यू गॉट टर्नर, तो टर्नर डिस्क्राइब द टर्नर सिंड्रोम, जिसको मोनोसोमी एक्स भी कहते हैं, मोनोसोमी एक्स भी कहते हैं। इसमें एक्स क्रोमोसोम के साथ उसका पार्टनर नहीं आता है, दिस इज द फीमेल विच डेवलप द टर्नर सिंड्रोम। और इसी तरफ एक क्लाइनफेल्टर डिस्क्राइब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इज आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इन तीनों पे यू कैन सी क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है बच्चों, इसके लिए डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को अच्छी तरह कीजिए। चलिए, फिर यू गॉट पनेट, तो पनेट ने इंट्रोड्यूस किया चेकर बोर्ड टू एक्चुअली फाइंड आउट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजेशन। अगर एक से ज़्यादा गैमेट्स अगर प्रोड्यूस होते हैं तो फिर उनको प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए चेकर बोर्ड या स्क्वायर बोर्ड भी, जिसको पनेट स्क्वायर बोर्ड भी कहते हैं, पनेट चेकर बोर्ड भी कहते हैं। चलिए, चैप्टर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से कौन कौन से, तो फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने सबसे पहले
जो है न्यूक्लियर मटेरियल को आइसोलेट किया और उसको न्यूक्लिक एसिड हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, इस पे भी देखो क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर हुआ उसको सबसे पहले न्यूक्लीन टर्म यूज किया गया था। ओके, और ये पस सेल, व्हाट इज पस सेल? दे आर द डब्ल्यूबीसीज, द फाइटर डिफेंस सेल्स ऑफ द बॉडी, जो जब जमा हो जाते हैं तो उसको पस कहते हैं, एज वी हैव लर्नड इन द इम्यूनोलॉजी टॉपिक। ओके, और बाद में इसको मालूम पड़ा कि ये एसिडिक होता है और न्यूक्लियस में से एक्सट्रैक्ट हुआ, इसके लिए न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ गया। और वी नो दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एंड आरएनए। फिर एफ ग्रिफिथ ने सबसे पहले फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने डिस्कवर किया ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर किया उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कि वो किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, किस नेचर का है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो उन्होंने इस मटेरियल को नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, तो ये स्टडी हुआ था आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, विच कॉजेज निमोनिया। ओके, इन मैमल्स। इसमें दो टाइप के स्ट्रेन होते हैं, एस स्ट्रेन जो स्मूथ होता है और आर स्ट्रेन जो रफ होता है। स्मूथ वाला जो स्ट्रेन है वो होता है विरुलेंट पैथोजेनिक, जिसके वजह से, जिसके इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है आपका निमोनिया। आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन, जिसके कॉलोनी रफ होते हैं। ओके, तो उसके वजह से निमोनिया नहीं होता है, बिकॉज इट इज आइडेंटिफाई बाय आवर इम्यून सिस्टम। एस स्ट्रेन जो है ये बच जाता है इम्यून सिस्टम से, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए लिपोपॉलीसैचराइड, एक कैप्सूल, जिसकी वजह से उसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है। ओके, नाउ तो एवरी, इसी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो एक्सट्रैक्ट है भाई, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है उसको आइडेंटिफाई किया एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉयड ने, और उसे प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी कि ग्रिफिथ ने जो प्रपोज किया था कि भाई एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, देयर इज अ फैक्टर, मतलब एक फैक्टर जिससे एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉयड ने डिस्कवर किया कि ये डीएनए है, बिकॉज इंडिकेशन ये था कि भाई शायद कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, आपका फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। प्रोटीन पे ज़्यादा एक ऐसी व्हाट विश्वास था साइंटिस्ट लोगों का, लेकिन मालूम पड़ा कि इस एक्सपीरियंस से मालूम पड़ा कि नहीं, प्रोटीन नहीं, डीएनए इज द मटेरियल विच हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। और उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट जो है मटेरियल जो है वो एस स्ट्रेन से ऑब्टेन किया। ओके, फिर इसको प्रूव किया, अल्टीमेटली आपको कंफर्म करना है तो कंफर्मेशन किया आपका हर्शियन चेस ने। तो उन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए है इज द जेनेटिक मटेरियल विच स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड नॉट द प्रोटीन। ओके, एक्चुअली डीएनए प्रोटीन का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है बाय यूजिंग बैक्टीरियोफाजेस। तो फेमस एंड साथ में उन्होंने जिस बैक्टीरिया को यूज किया वो है ई कोलाई। तो बैक्टीरियोफाज इज द वायरस विच अटैक्स द बैक्टीरिया। ओके, तो फेमस एक्सपेरिमेंट यूज करके इसे कंफर्म हो गया। एक्चुअली हर्शियन चेज उन्होंने कंफर्म किया कि भाई डीएनए इटसेल्फ इज द जेनेटिक मटेरियल। तो प्रूव्ड एंड कंफर्म्ड, उन्होंने प्रूव करने के साथ साथ कंफर्म भी किया कि एक्चुअली ये डीएनए ही एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है एंड नॉट द प्रोटीन विच वाज एक्चुअली थॉट टू बी। चलिए, फिर कॉर्नबर्ग, he reported that histone and non-histone proteins are associated with DNA, और यही हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलके डीएनए को कॉम्पैक्ट करते हैं, कंडेंस करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और उसी से बनता है आपका व्हाट, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन along with RNA and calcium and other ions. हिट्स ने जो है उन्होंने फाइंड किया कंडेंस्ड रीजन ऑफ इंटरफेजिक एंड आपका प्रोफेजिक क्रोमोसोम, क्योंकि इंटरफेज और प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम सबसे कॉम्पैक्ट होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। ऐसी कंडेंस्ड रीजन को कहा जाता है हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। ओके, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरफेज एंड प्रोफेज स्टेज में आपका जो क्रोमोसोम है सबसे कॉम्पैक्ट स्टेज में एक ऐसे डेवलप होता है। फिर वाटसन क्रिक, एज वी नो, दे आर फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और उन्होंने ये भी प्रपोज किया था कि डीएनए रेप्लिकेट होता है तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट होता है, मतलब एवरी न्यू डीएनए हैज वन स्ट्रैंड ओल्ड एंड वन स्ट्रैंड व्हाट, न्यू। चलो कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर का। फिर मेसेल एंड स्टाल ने उन्होंने प्रूव किया विद हेल्प बाय एक्सपेरिमेंट कि भाई डीएनए का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट, डीएनए, वो सेमी कंजर्वेटिव है विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव मेथड। ओके, रेडियो एनालिसिस करके उन्होंने किया। देन फिर क्रिक,
ही प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कि डीएनए के इंफॉर्मेशन से हम लोग आरएनए तैयार करते हैं और आरएनए के इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन तैयार किया जाता है और इसमें दो इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली स्टेप्स हो रहे हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। और यही एक्चुअली लाइफ का सबसे मूल यू कैन सी व्हाट प्रोसेस है, मूल मंत्र है। ओके, जिसकी वजह से एक्चुअली सारे लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली क्या है, कंट्रोल किए जाते हैं। इसके लिए इसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ व्हाट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेंट्रल डॉगमा ऑफ व्हाट लाइफ भी कहते हैं। ओके, टेमिन एंड बाल्टीमोर सॉरी, उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कवर किया। मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, पहले ये माना जाता है, लेकिन आरएनए को भी डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है बिकॉज देयर आर मेनी वायरस जिनके पास आरएनए होता है। जैसे आपका जो कोरोना वायरस है उनके पास आरएनए होता है, तो आरएनए से डीएनए बना के फिर आपके कोरोना वायरस या आरएनए वायरस अपने प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को टेमिनिज्म भी कहते हैं, इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं। ओके, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरली ये टॉपिक आया है। ओके, विच इज द रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन आरएनए से डीएनए बना के फिर से उससे आरएनए बना के प्रोटीन बनाया जा सकता है। ओके, जो आपके आरएनए वायरस में होता है। तो अगर आपको आ गया रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया था, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, क्योंकि उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर किया। देन Janowski and Sarabhai, okay, Vikram Sarabhai, okay, the site of genetic information sequence of nucleotide उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई ये जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कोडॉन के रूप में होता है और ये कोडॉन जो है दे आर द सीक्वेंस ऑफ व्हाट न्यूक्लियोटाइड्स। इसको उन्होंने सबसे पहले किया। फिर जी गैमो उन्होंने सजेस्ट किया कि कोडॉन जो है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस, तीन नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन से कोडॉन तैयार होता है। एंड वी नो एवरी कोडॉन कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। देन क्रिक ने जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। ओके, तीन का कोड होता है। इसको नेचुरली क्या किया, प्रूव किया यूजिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन टेक्निक से। देन निरनबर्ग एंड मैथाइस ने आर्टिफिशियल एमआरएनए, सबसे पहले आर्टिफिशियल एमआरएनए क्या किया, जनरेट किया, विच कंटेन ओनली वन नाइट्रोजन बेस यूरासिल। यानी कि जो आपका एमआरएनए बना उसमें कंटिन्यूसली यूरासिल का सीक्वेंस था। ओके, इसके लिए इसको होमोपॉलीमर कहते हैं। तो इसको देखो, और यूरासिल का जो न्यूक्लियोटाइड है उसको कहते हैं यूरिडीन, यानी कि इट इज पॉलीयूरिडीन। इसको हम लोग पॉलीयूरिडीन भी कह सकते हैं। तो उन्होंने पॉलीयूरिडीन, अगर आप नीट के लेवल पे कर रहे हो तो उसको पॉलीयूरिडीन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। यानी कि अगर एक एमआरएनए तैयार हुआ है जिसमें आपका जितने भी नाइट्रोजन बेस है सब यू है, यू मतलब आरएनए तैयार हुआ है। ओके, तो इट इज पॉलीयूरिडीन। ओके, देन डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ओके, proud to be in the Indian, okay, devised technique for artificial synthesizing mRNA with the known nucleotide। okay, क्योंकि निरनबर्ग एंड मैथाइस ने जो आपका आर्टिफिशियल एमआरएनए सीक्वेंस तैयार किया तो उसमें जितने भी आपके नाइट्रोजन बेस थे वो सब एक ही थे, यूरासिल थे। लेकिन अब हम लोग एक डिजायर्ड एमआरएनए तैयार करना सीख गए बिकॉज दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना। ओके, विद द नोन टेक्निक। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देन सिवेरो ओका सॉरी, उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग व्हाट आरएनए, यानी कि आरएनए बनाने वाला एंजाइम उन्होंने सबसे पहले एस्टैब्लिश किया। ओके, देन निरमन मैथाइस एंड ओका इन्होंने डिसाइफर किया कि भाई there are 64 codons in the dictionary of genetic code। जो genetic code is nothing but the codon, तो there are 64 codons, क्योंकि एक सिंगल कोडॉन जो होता है वो 3 नाइट्रोजन बेस से मिलके बनता है एंड देयर आर 4 यू कैन सी टोटल नाइट्रोजन बेसिस। तो उसके हिसाब से 64 पॉसिबिलिटीज है। ओके, क्योंकि हर पोजीशन 3 पोजीशन पे आपका 4 में से कोई एक आ सकता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया 64 पॉसिबिलिटीज आते हैं। और 64 में से हमें मालूम है 3 जो है नॉनसेंस कोडॉन होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। एक एक्चुअली 2 होते हैं आपके स्टार्ट कोडॉन्स। ओके, और बाकी सब अदर अमीनो एसिड्स को क्या करते हैं, कोड करते हैं। देन जेकब एंड मेनॉट इन्होंने मेटाबॉलिक पाथवेज, ओके, जो है
एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेटाबॉलिक पाथवेज आर रेगुलेटेड एज ए सिंगल यूनिट, ओके। और इसी तरह एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ, ओपेरॉन थ्योरी। तो उन्होंने ओपेरॉन थ्योरी जो जनरली आपका प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है, क्योंकि इन आपका बैक्टीरियाज द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे वो एक ही सीक्वेंस में क्या है अरेंज किए जाते हैं, उनको एक साथ तैयार किया जाता है, ओके। चलिए फिर एच रिंकलर, हाँ जेकब एंड बर्नर, उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जितने भी जीन्स चाहिए, जितने भी एंजाइम चाहिए, वो एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं। तो इसको उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। तो लैक ऑपरेंड को उन्होंने ई कोलाई में वैकेंसी डिस्कवर किया, ओके। फिर एच रिंकलर इंट्रोड्यूस द टर्म जीनोम। तो जीनोम इज द सेट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओके, भले वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है या क्रोमोसोमल है, ओके। जीन्स उसको डिफाइन किया उन्होंने, ओके। तो जीनोम इज द सेट ऑफ हैप्लॉइड सेट, एकदम सिंपल डेफिनेशन अगर देखेंगे तो जीनोम इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग कहते हैं जीनोम। देन रॉड्रिक ने इसके साइंस, जीन्स के स्टडी के साइंस को इंट्रोड्यूस किया, ओके। उसको कहते हैं जीनोमिक्स। द स्टडी ऑफ, सिंपल मीनिंग ऑफ जीनोमिक्स कैन बी द स्टडी ऑफ व्हाट जीन्स। तो उसमें सब आ जाता है, जीन का लोकेशन, कौन से क्रोमोसोम में है, उसका सीक्वेंसिंग, उसका मैपिंग, और उस जीन से कौन सा प्रोटीन बन रहा है, इसका सारा इंफॉर्मेशन जीनोमिक्स में स्टडी किया जाता है, ओके। मतलब जीन का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन एंड उसका सीक्वेंस, ओके। देन एलेक जेफरी ने सबसे पहले डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के टेक्निक को डेवलप किया, ओके। देन लालजीत सिंह ने, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन फिंगर प्रिंटिंग, यानी कि भारत में जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसको सबसे पहले लालजीत सिंह ने डिस्कवर किया था। और उसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि वी आर डिस्कवरिंग, हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में डिटेक्ट करते हैं वीएनटीआरस। तो इंडिया में जो वीएनटीआरस डिटेक्ट किया जाता है, उस वीएनटीआर को डिटेक्ट करने के लिए प्रोब चाहिए। तो ये प्रोब जो उन्होंने बनाया वो था बैंडेड क्रेट, पॉइजनस स्नेक आपको मालूम है, उसके डीएनए से, उसके वाई क्रोमोसोम से उन्होंने क्या किया, उसको डेवलप किया, ओके, वाई क्रोमोसोम। तो इसके लिए इसको बीकेएम डीएनए भी कहते हैं, ओके। तो एम का मतलब होता है मिनी या माइनर, एम का मतलब होता है माइनर या मिनी, यू कैन सी व्हाट, सैटेलाइट डीएनए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं, चैप्टर 5, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इसमें कुछ मैंने जो टर्म्स दिए हैं वो थोड़ा बैकग्राउंड वाले हैं, क्योंकि उसमें एक ही, दो ही टॉपिक इस साल आपके लिए है, एक तो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और दूसरा है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन, ओके। तो कुछ टर्म्स, कुछ जो साइंटिस्ट का नाम है, जो बैकग्राउंड में जो बेसिक्स है उसकी वजह से हमें किसी जानना जरूरी है। तो लेमार्क, इन्होंने सबसे पहले किसी प्रपोज किया था थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में जो भी कैरेक्टर एक्वायर करता है बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट, वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, ओके। फिर हैकेल, ओपेरिन एंड हेल्डन ने सबसे पहले बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ या सेल असेंबली थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको केमिकल इवोल्यूशन थियरी भी कहते हैं, थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी कहते हैं, थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू देम डायरेक्टली लाइफ क्रिएट नहीं हुआ, सबसे पहले अर्थ तैयार हुआ और उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उनसे कंपाउंड्स बने, इन कंपाउंड से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने और फाइनली आपका पहला सेल बना, ओके। तो इसी को बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं। देन जॉर्ज लेमार्टे, उन्होंने बिग बैंग थियरी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया, जिससे इनिशिएट होता है आपका वैकेंसी सोलर सिस्टम, ये जितने भी यूनिवर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स तैयार हुए, और उसमें एक था आपका मिल्की वे, उसके अंदर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम, उसी में फिर प्लैनेट्स डेवलप हुए, उसमें अर्थ क्रिएट हुआ, फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, ओके। फिर ओपेरिन, उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या एग्रीगेट, जिसको उन्होंने नाम दिया कॉन्सर्वेट्स। और सिमिलरली सिडनी फॉक्स ने सिमिलर मॉलिक्यूल्स को नाम दिया माइक्रोस्फीयर। सो दे आर द, यू कैन सी व्हाट, फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स जो वाटर में, सी ऑफ वाटर में तैयार हुए, ओके। और इसी से पहला प्री सेल बना, ओके। तो दे फॉर्म, ये दोनों बन के अल्टीमेटली फॉर्म्ड द फर्स्ट सेल, इसको प्रोटो सेल्स भी कहते हैं, और इसी से लाइफ की बिगनिंग हुई, ओके ना। यूरेन मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया केमिकल एवोल्यूशन को, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का,
उससे नेचुरली अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोड्यूस कर दिया. ओके. Then Darwin, as we know, is famous for the famous theory, the theory of origin of species by natural selection. और उन्होंने बुक परचेज किया. बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल यू कैन सी व्हाट सिलेक्शन. तो थियरी, और इसी थियरी को डार्विनिज्म भी कहते हैं, डार्विन थियरी भी कहते हैं. डार्विनिज्म, डार्विन थियरी, दैट इज द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं. एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को देखिए एक और टर्म यूज किया जाता है, उसको स्पेसिएशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पेसिएशन. टर्म यूज कर रहा हूँ, स्पेशिएशन, यानी कि न्यू स्पीशीज कैसे क्रिएट होता है. अकॉर्डिंग टू डार्विन, न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. देन सी नाइले, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि नेचुरल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द पास्ट आर सेम एज इन प्रेजेंट. यानी कि जो प्रोसेस पास्ट में चल रहे थे जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस आज भी चल रहा है. यानी कि इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूस, से ये प्रूव है कि इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. यानी कि जिस प्रोसेस की वजह से पास्ट के जितने भी एनिमल्स प्लांट्स डेवलप हुए वो प्रोसेस आज भी चल रहा है. इसका मतलब है ह्यूमन आगे चल के और इवॉल्व होने वाला है. ऑल द एनिमल्स व्हिच इज फाउंड टुडे विल बी एक्चुअली इवॉल्व्ड इन समथिंग एल्स. ओके. देन वॉलेस ने सिमिलर, जो डार्विन ने जो ऑब्जर्वेशंस किया, सेम ऑब्जर्वेशन वैलेस ने भी किया. बिकॉज डार्विन ऑब्जर्व्ड ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन गैलापागोस आइलैंड. क्योंकि एक जर्नी में वो गए थे, समुद्री यात्रा पे गए थे, तो तभी उन्होंने नेचुरली गैलापागोस आइलैंड में नेचुरली बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखे, बर्ड्स ऐसे देखे जो मेन लैंड में पाया जाता है, लेकिन उनके वैरायटी बहुत ही ज़्यादा था. बिकॉज द लैंड वाज आइसोलेटेड. तो उसको स्टडी करने के चक्कर में उन्होंने फिर डार्विन थियरी प्रपोज किया. एंड ऑल मेथड्स, ओके, उन्होंने रिप्रोडक्टिव स्टेटमेंट दिया है कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन इज ग्रेटर देन अदर ऑर्गेनिज्म. उसका कारण क्या है कि ह्यूमन जो है नेचुरली के पास जो है एबिलिटी है क्विक एडजस्टमेंट की एज कम्पेयर, यानी कि एबिलिटी टू एडजस्ट विद द न्यू सराउंडिंग इज मैक्सिमम इन केस ऑफ ह्यूमन. एंड दैट्स व्हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो ह्यूमन का है, यानी कि क्योंकि पेरेंटल केयर जो ह्यूमन शो करता है वो किसी भी दूसरे एनिमल से सबसे ज़्यादा है. देन यू गॉट स्पेंसर, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को नाम दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इसके लिए डार्विन थियरी को द थियरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहा जाता है. लेकिन ये जो टर्म है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये ध्यान देना बच्चों, इवन जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. डार्विन ने प्रपोज किया द फिनोमेना ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इस नेचुरल सिलेक्शन को, इस प्रोसेस को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सबसे पहले स्पेंसर, एच स्पेंसर ने प्रपोज किया था. ओके. एंड ह्यूगो डी वियर्स, उन्होंने म्यूटेशन थियरी सबसे पहले रखा. इसके हिसाब से नेचुरली, क्योंकि डार्विन के हिसाब से जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है. ओके. तो ह्यूगो डी वियर्स ने नेचुरली म्यूटेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया इन इवनिंग प्राइमरोज नाम के प्लांट्स में. ओके. और फिर स्टेवन ने डिस्कस किया 5 की फैक्टर विच आर इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज. तो न्यू स्पीशीज के इन्वॉल्वमेंट में 5 मेन फैक्टर इन्वॉल्व होता है. जैसे उसमें म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जिसको आपने पढ़ा है आपका जेनेटिक वेरिएशन. ओके. तो जेनेटिक वेरिएशन से ही इवोल्यूशन की शुरुआत होती है, क्रोमोसोमल एबरेशन, ओके, जीन फ्लो. तो ये 5 की फैक्टर्स है जिससे इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है. ओके. जिसको स्टेबिन ने सबसे पहले प्रपोज किया था. Then you got modern synthetic theory is a combination of all the you can see genetist. तो इसमें फिशर है, हेल्डन है, डोबनस्की है, हक्सली, मेयर, सिम्पसन, स्टेबिन, फिशर, स्पॉलराइट, मेंडल, मॉर्गन. तो जितने भी जेनेटिस्ट थे उन सब ने नेचुरली मिला के ये थियरी तैयार किया. एक्चुअली मॉडर्न सिंथेटिक थियरी इज द मॉडर्न यू कैन से डार्विन थियरी. इसके लिए इस थियरी को नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि डार्विन के थियरी को ही उन्होंने मॉडिफाई किया बाय द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन. यू कैन सी जो बाकी जेनेटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किए थे. ओके. देन स्वेल राइट गेव द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके. तो वो ऊपर भी मेंशन किया हुआ है. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसको सबसे पहले स्वेल राइट्स के लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट को स्वेल, इसी को स्वेल राइट यू कैन सी इफेक्ट भी कहते हैं. ये भी आपको आ सकता है. ओके. तो स्वेल राइट डिफेक्ट इफेक्ट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, जेनेटिक ड्रिफ्ट. यानी कि सडन चेंज. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? इट इज द सडन चेंज इन
जीन फ्रीक्वेंसी, तो एक पॉपुलेशन के गिवन मेंडेलियन पॉपुलेशन का जीन फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गया तो उसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। चलिए चैप्टर 6 की बात करते हैं, प्लांट वाटर रिलेशन। तो इस चैप्टर सिंस इस चैप्टर के खाली यू कैन सी इनिशियल 1 और 2 पेजेस ही हैं, तो बाकी जो पार्ट है हैज बीन डिलीटेड। तो प्रेजेंटली नो साइंटिस्ट कंटेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज अवेलेबल। ओके, चलिए चैप्टर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर का भी मेजर पार्ट डिलीट किया है, खाली हार्मोन पार्ट्स है, उसी से रिलेटेड है स्टार्लिंग। अब ये जो वर्ड है स्टार्लिंग, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे रिलेटेड है, क्योंकि एनिमल हार्मोन सबसे पहले उन्होंने ही यू कैन सी हार्मोन टर्म यूज किया था इन एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि एनिमल्स के जितने भी प्रोसेस होते हैं एक्टिविटी, उनको हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन वर्ड का मतलब होता है आई एक्साइट, ओके, आई स्टिमुलेट। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले, ओके, तो प्लांट्स में जो हार्मोन की अभी बात कर रहे हैं, प्लांट्स में जो हार्मोन है उसके बारे में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन का जो स्टडी है, ओके, उससे इंडिकेशन मिला था। तो विनोट्रोफिज्म, फोटोट्रोफिज्म, एक्चुअली फोटोट्रोफिज्म स्टडी कर रहे थे। ही वाज स्टडीइंग फोटोट्रोफिज्म, यू नो कि स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, तो फोटोट्रोफिज्म वो स्टडी कर रहे थे। ओके, इन कैनरी ग्रास का कोलियोप्टिल टिप, यानी कि आपका शूट टिप, कोलियोप्टिल टिप को ही हम लोग शूट टिप कहते हैं। ओके, शूट टिप, कोलियोप्टिल टिप। ओके, तो नेचुरल हमको मालूम है कि if the if flower pot is kept near the window, the stem bends towards the light. ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इसको चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले स्टडी किया था। बॉयसन जेनसन ने ऑब्जर्व किया कि कोलियोप्टिल टिप बेंड्स इन यूनिलैटरल, मतलब जिस साइड से लाइट आ रहा होगा उसी साइड पे वो बेंड होता है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। पॉल ने ऑब्जर्व किया कि कोलियोप्टिल टिल बेंड इवन इन डार्क। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से कैसी कोलियोप्टिल टिप को काट के असिमेट्रिकल रखा। इट इज, ये तब हुआ जब असिमेट्रिकल यू कैन सी आपका टिप अगर रखा गया तब भी वो बेंड होता है, यानी कि लाइट जो है, लाइट एक्चुअल जो बेंडिंग होती है वो लाइट की वजह से नहीं होता है, वो होता है बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, जिसको ऑक्सीन कहते हैं। ओके, और इस केमिकल को जिसकी वजह से एक्चुअली यू कैन सी अनइक्वल या असिमेट्रिकल ग्रोथ होता है, इसको एफ.डब्ल्यू. बेंट ने डिस्कवर किया और सक्सेसफुली आइसोलेट किया, और इसी को नाम दिया ऑक्सीन। ऑक्सीन का मतलब ही होता है टू ग्रो, यानी कि ही डिस्कवर्ड ए फैक्टर विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द शूट। तो शूट का जो ग्रोथ होता है वो ऑक्सीन की वजह से होता है। तो अल्टीमेटली अगर शूट में जो ऑक्सीन तैयार हो रहा है अगर वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वर्टिकल ग्रोथ होगा, अगर असिमेट्रिकल हो गया तो फिर द शूट इज गोइंग टू बेंड। ओके, तो उन्होंने अवीना नाम के प्लांट के कोलियोप्टिल, यानी कि जो आपका शूट का टिप होता है, ओके, प्रोटेक्टिव कैप होता है, उसको कोलियोप्टिल कहते हैं। ओके, उस पे स्टडी किया था। देन थिमन एंड पिनकस, उन्होंने प्लांट हार्मोन को डिफाइन किया एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है हायर प्लांट्स में, जिससे ग्रोथ और फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन। तो ये जो प्लांट हार्मोन का आपने डेफिनेशन हो सकता है ऐसा भी लिखा जा सकता है कि डिफाइन प्लांट ग्रोथ हार्मोन एज गिवन बाय थिमन एंड पिनकस। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अपने हिसाब से अपना, फिर आप अपने हिसाब से प्लांट हार्मोन का डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया डिफाइन द प्लांट हार्मोन एज गिवन बाय थिमन एंड पिनकस, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना पड़ेगा जो आपके सामने अभी दिया है। सो दे आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन हायर प्लांट्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी। देन फिलिप्स ने एक्चुअली ये स्टेटमेंट दिया है, ये फाइंड किया कि हार्मोन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम, लेकिन फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू आ सकता है, नहीं तो आंसर वन सेंटेंस आ सकता है। फ्लोएम का पैरेन्काइमा, जितने भी हार्मोन्स है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय जनरली ग्रोइंग पॉइंट, तो वहां से वो बॉडी के दूसरे टारगेट ऑर्गन में फ्लोएम के पैरेन्काइमा पार्ट, तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होता है, सीव ट्यूब, आपका कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा से तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, पैरेन्काइमा से होता है। हैनकॉक एंड स्मिथ, इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीन को आइसोलेट किया, बट नॉट फ्रॉम द प्लांट बट फ्रॉम द यूरिन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा, विच इज द डायट्री डिजीज। ओके, डायट्री डिजीज पेलेग्रा। ओके, जो नियासिन, एक विटामिन है जिसको नियासिन कहते हैं, नियासिन की डेफिशिएंसी
की वजह से एक बीमारी होती है डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज, उसको पेलेग्रा कहते हैं, उसके यूरिन से यानी कि किडनी में एक्चुअली ये प्रोड्यूस हो रहा था ऑक्सीजन। ओके, देन कुरोसावा, उन्होंने गिब्रेलिन को सबसे पहले आइसोलेट किया फ्रॉम फंगस, इसका नाम था गिब्रेला फुजिकोराई। और इसका इसका देखो ऐसे भी आ सकता है, गिब्रेलिन का नाम पड़ा फ्रॉम द फंगस, इसकी वजह से एक फूलिश डिजीज, इसको बैकेंड डिजीज भी कहते हैं, फूलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं राइस में, यानी कि राइस का जो प्लांट होता है, सीडलिंग होता है, उसका हाइट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे प्लांट मेच्योरिटी के बाद नेचुरली मेच्योर होने से पहले ही क्या फॉलो अप होता है, लैगिंग हो जाती है इसकी। ओके, तो बैकेंड डिजीज को स्टडी करने के चक्कर में गिब्रेलिन का एक्चुअली क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। और ये आइसोलेट मतलब सेपरेट करना मतलब सेपरेट करना, ये कुरोसावा ने किया। फिर याबुता सुजुकी ने नाम दिया गिब्रेलिन इन, ओके, और उन्होंने गिब्रेलिन को प्यूरिफाइड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या किया, आइसोलेट किया। तो बी केयरफुल बच्चों, कुरोसावा ने सबसे पहले गिब्रेला फुजिकोराई को फंगस से आइसोलेट किया, और उसको नाम किसने दिया, याबुता एंड सुजुकी ने। ओके, और उन्होंने गिब्रेलिन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया था। चलिए नेक्स्ट, लेथम ने आपका साइटोकाइनिन टर्म यूज किया। ऑक्सीजन के पास सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन जो प्लांट का है वो है साइटोकाइनिन, विच इज नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। और पहला नेचुरल साइटोकाइनिन उन्होंने मेज ग्रेन, जो मेज होता है, कॉर्न होता है, ओके, कच्चा अनराइप, और उसको उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था काइनिटिन, बाद में साइटोकाइनिन नाम, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया साइटो मतलब आपका सेल, तो काइनेसिस मतलब आपका सेल डिवीजन, तो सिंस इट वाज फाउंड टू बी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन, इसके लिए फिर नाम चेंज करके साइटोकाइनिन रखा। फिर उसी तरह स्कूज एंड मिलर, इन्होंने पहला साइटोकाइनिन डिस्कवर किया व्हेन दे वर अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटिंग द रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ निकोटिन टोबैको। तो टोबैको प्लांट को लेबोरेटरी में ग्रो करने के टाइम पे, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में किसी भी प्लांट के टिश्यू को पहले जब ग्रो करते हैं तो कैलस ग्रो होता है, एक मतलब मास ऑफ सेल्स डेवलप होता है, इसको कैलस कहते हैं। और उन्होंने इस जो न्यूट्रिशनल ये जो साइटोकाइनिन है, ओके, इसको नाम दिया काइनेटिन, क्योंकि उन्होंने काइनेटिन डिस्कवर किया कोकोनट मिल्क में, मिल्क से, और हेरिंग एक ऐसी फिश है, उसके स्पर्म के डीएनए से उन्होंने ये फैक्टर डिस्कवर किया, क्योंकि इस फैक्टर को यूज करने से क्या होता है कि जो टोबैको है इट वाज फाउंड टू ग्रो वेरी फास्ट। ओके, तो एक्चुअली दे फाउंड ए फैक्टर विच इंक्रीजेस द सेल डिवीजन फ्रॉम कोकोनट मिल्क एंड हेरिंग स्पर्म डीएनए, ओके, जिसका नाम उन्होंने रखा काइनेटिन। ओके, चलिए नेक्स्ट, फिर रिचमंड लैंग, उन्होंने शो किया कि काइनेटिन जो है उससे सेनेसेंस मतलब एजिंग और एब्सिशन मतलब फॉलिंग ऑफ ये प्रिवेंट होता है, यानी कि आपका साइटोकाइनिन जो है वो मतलब इससे बुढ़ापा नहीं आता है, प्लांट्स में नेचुरली बुढ़ापा नहीं आता है, एजिंग नहीं होती है, प्लांट्स के जो पार्ट होता है स्पेशली लीफ वो फ्रेश रहते हैं, ताजे रहते हैं, यंग रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। देन डेनी, उन्होंने रिपोर्ट किया इथिलीन इज इफेक्टिव फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, केमिकल है वो, फ्रूट राइपनिंग, इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, लेकिन वो हार्मोन था। ओके, इसको उन्होंने वो प्रूव नहीं कर पाए, तो उन्होंने डेनी ने सबसे पहले ये प्रूव किया कि इथिलीन से फ्रूट राइपनिंग होती है, यानी कि अगर कच्चे फ्रूट्स को आप इथिलीन के इन्वायरमेंट में रखोगे तो वो जल्दी पक जाता है। तो गेन ने एक्सप्लेन किया कि ये प्लांट खुद प्रोड्यूस करता है इथिलीन। ओके, देन क्रॉकर ने प्रूव किया कि भाई इथिलीन प्लांट का हार्मोन है, जो मतलब फिर हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन है, इथिलीन प्लांट हार्मोन है, सबसे पहले क्रॉकर ने एक्सप्लेन किया। ओके, और फिर कान एंड एडिकोट, इन्होंने डिस्कवर किया कि कॉटन बॉल जो है समय के पहले जो गिर जाते हैं उसकी वजह है एक केमिकल, जिस केमिकल को उन्होंने फाइंड किया उसका नाम रखा है एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2। ओके, तो एब्सिसिन इज द प्रोसेस इन विच ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे हो गया फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, नहीं तो लीफ हो गया, वो डिटैच हो जाते हैं। ओके, एंड दे फॉल ऑफ, उसको एब्सिशन कहते हैं, बिकॉज एक स्पेशल यू कैन सी व्हाट डेड लेयर फॉर्म कर लेता है। ओके, एंड वेरिंग ने इस सब्सटेंस को आइसोलेट किया फ्रॉम द बर्ड ऑफ एसर, ये पेड़ है एक, ओके, दैट इंड्यूस बर्ड डॉर्मेंसी, उसको नाम दिया उन्होंने डॉर्मिन, और बाद में अल्टीमेटली इसको नाम पड़ गया। तो ये जो केमिकल है, ये दोनों केमिकल अल्टीमेटली इज नथिंग बट आपका एब्सिसिक एसिड, जिसको एबी कहते हैं, जो डॉर्मेंसी हार्मोन है उसको डॉर्मेंसी हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ओके, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर से, जिसमें अभी देखिए इस चैप्टर को जब स्टडी करो, मैंने पहले भी बताया था कि रेस्पिरेशन वाले पार्ट को पहले करना और फिर सर्कुलेशन, एक साथ मत कीजिए बच्चों, ओके। तो बोर ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था बोर इफेक्ट, विच इज नथिंग बट द शिफ्ट इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएट कितना जल्दी होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पे डिपेंड करता है, ओके। देन हेल्डन ने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एसिड की तरह फंक्शन करता है, और जब वो टिश्यू के पास पहुंचता है तो एंट्री ऑफ द हाइड्रोजन की वजह से, ओके, वो ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ओके। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन तभी ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ओके, जब आरबीसी के अंदर एसिडिक कंडीशन डेवलप होता है। देन हैम्बर्गर इफेक्ट इज द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन, क्योंकि आरबीसी के अंदर तैयार होता है कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट जब बाहर जाता है तो उसकी जगह पे अंदर क्लोरीन आ जाता है। इस शिफ्ट को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, और इसी शिफ्ट की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, तो क्लोराइड शिफ्ट, जिसे हैम्बर्गर इफेक्ट भी कहते हैं, ओके। देन हेरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स, तो ये कंट्रोल करता है द डेप्थ एंड रिदम ऑफ वॉट रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब तेज डीप सांस लेते हैं, जब आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग डीप सांस लेने जाते हैं, या जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, इसको कहते हैं हेरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स, ओके। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, डेवलप हो गया, और कितने ऑक्सीजन की डिमांड है, ओके। देन कोरटकॉफ साउंड, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के टाइम पे, ओके, नेचुरली जो आपका आर्म है, ओके, दैट इज आपका रेडियल, जो आपका ब्रेंकल आर्म है, लेफ्ट आर्म है, उस पर कफ अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर से, क्या करते हैं ब्लड वेसल को प्रेस कर देते हैं एक्सटर्नल प्रेशर से, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हो जाता है स्टॉप, और जब प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो ब्लड स्टार्ट्स यू कैन सी लीकिंग आउट, उस लीकिंग आवाज को कोरटकॉफ साउंड कहते हैं। तो ये कोरटकॉफ साउंड जैसे ही यू कैन सी सुनाई देता है, उस टाइम पे जो प्रेशर दिख रहा होता है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है, और जब ये साउंड यू कैन सी गायब हो जाता है या नॉर्मल साउंड आने लगता है तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं यू कैन सी डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि साउंड जब क्रिएट होगा वो मैक्सिमम प्रेशर, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, ओके, हो गया मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेंट्रिकल, और जब ये साउंड खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर इंडिकेट होता है वो होता है डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं, ओके। और इस तरह ब्लड प्रेशर के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, एसबीपी एंड यू कैन सी डीपीपी। जो नॉर्मल कितना है वो है आपका 180, यानी कि जब कोरटकॉफ साउंड स्टार्ट होता है उस टाइम पे प्रेशर चेक करते हैं वो 120 होना चाहिए, और जब ये साउंड एंड हो जाता है उस टाइम पे प्रेशर हो जाता है मिनिमम, दैट इज 80, ओके। ये हो गया आपका नॉर्मल, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके। तो अगर किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो हो सकता है 140 पे आवाज स्टार्ट हो जाएगा आना कोरटकॉफ, और हो सकता है वो 90 पे क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, तो उसका ब्लड प्रेशर होगा 140/90। इस तरह प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है बाय आपका स्टेथोस्कोप, जिसे कोरटकॉफ साउंड सुनाया जाता है, और आपका बीपी एपरेटस, इसको स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। चलो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर में भी कोई कंटेंट नहीं है, हर एक ही यू कैन सी इसमें हार्मोन वाला, दैट इज स्टारलिंग, स्टार यू कैन सी लिंग, इन्होंने कॉइन किया, ही कॉइंड द टर्म यू कैन सी व्हाट हार्मोन, उन्होंने हार्मोन शब्द को सबसे पहले यूज किया था, जिसका मतलब होता है आई एक्साइट, ओके, आई एक्साइट। चलिए चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो इसमें एडवर्ड जेनर, ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इम्यूनिटी के कंसेप्ट को डेवलप किया था, ओके। तो इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप किया। ये जो वैक्सीन वर्ड है, वैक्सीन, वैका, वैका का मतलब होता है काउ, उन्होंने सबसे पहले काउ पॉक्स, ओके, यानी कि ह्यूमन और काउ को छोटी छोटी फुड़ियाँ होती थी बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, तो जो वैक्सीन उन्होंने तैयार किया वो इन स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स से नेचुरली प्रोटेक्ट करने लग गया। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यू नो, तो उन्होंने ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, सबसे पहले उन्होंने एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन को भी डिस्कवर किया। हो सकता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक रेफरेंस के हिसाब से क्या है, हाँ ये दूसरे चैप्टर में, माइक्रोस चैप्टर में भी है, तो उन्होंने ही पेनिसिलिन
का डिस्कवरी भी किया है। ओके, डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ओके, जो यूज होने लगा। और साथ में उन्होंने ये भी प्रूव किया कि आंखों मतलब टीयर में जो केमिकल्स होता है लाइसोजाइम, तो ये एंटी माइक्रोबाइल है। इसके लिए अगर आंखों में कुछ कचरा गया तो इमीडिएट टीयर प्रोड्यूस करता है, और अगर आंखों में कोई बैक्टीरिया गया तो उसको, हाँ, तो ये एक्चुअली क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, सेल वॉल लाइसिस करता है। सो सेल वॉल इज डिस्ट्रॉयड, बट नॉट ऑल बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया कैन नॉट बी किल्ड बाय लाइसोजाइम, इसके लिए कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर मैकनिकॉफ, उन्होंने माइक्रोफेज एंड मैक्रोफेजेस, वो ये फैगोसाइट्स, मतलब वो डब्ल्यूबीसी जो नेचुरली ईटर्स होते हैं, दे ईट द जर्म्स स्मॉल स्मॉल साइज में, मतलब न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोफेजेस कहते हैं, फाजिस कहते हैं, और आपके मोनोसाइट उसको मैक्रोफाजिस कहते हैं। उसको डिस्कवर किया कार्ल लैंडस्टर, एज वी नो, ही इज द डिस्कवरर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये सबसे पहले उन्होंने तीन ही ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, ए बी ओ, और उसी के दो स्टूडेंट्स डिकैस्ट्रो एंड स्ट्रॉली 2 साल के बाद, एक्चुअली कार्ल लैंडस्टर ने 1900 में ये डिस्कवरी की थी, एबीओ सिस्टम की, और 1902 में ही 2 साल के बाद तीसरा ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, लैंडस्टर एंड वीनर ने फिर एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, और आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया, विच इज अ मंकी फैक्टर, रिसस फैक्टर कहते हैं उसे। चैप्टर 11 इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसी में याबुता सुमिकी सेम है, उन्होंने गिबरेलिन जो है उसको आइसोलेट किया फ्रॉम द फंगस इन्फेक्टेड सीडलिंग, जिसको बैकेंड डिजीज भी कहते हैं, इसी को हम लोग बैकेंड डिजीज कहते हैं, बैकेंस डिजीज कहते हैं। साथ में फ्रैंक ने डिस्कवर किया एक्टोमाइकोरिजा एंड एंडोमाइकोरिजा, तो एक फंगस है जो रूट को एक्चुअली क्या है के साथ एसोसिएट होता है और एक नेटवर्क जैसा क्रिएट कर देता है। ओके, इसको माइकोरिजा कहते हैं, माइको मतलब फंगस, रिजा मतलब रूट। और इसी में देखिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, तो वो भी आ जाएगा इसमें एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में। ओके, चलिए नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स है। कार्ल इर्की, तो उन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने ये टर्म, तो अभी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बायो मतलब बायोलॉजिकल नॉलेज, तो बायोलॉजिकल नॉलेज को जो हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स या मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी टर्म कहते हैं। ओके, एंड स्टैनली कोहेन एंड हेबर्ट बोयर, उन्होंने सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको डेवलप किया, एस्टैब्लिश किया, और इसी से वी वर इन ए पोजीशन टू मॉडिफाई और चेंज द जीन्स, तो जीन्स में चेंजेस आना, इवन एक आर्टिफिशियल डीएनए बना सकने की एबिलिटी, और डीएनए, एक डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, जिसको काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, एज वी नो, है ना, आपको मालूम है, उसको काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। ओके, और इसी से तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन सी प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, उसका ही सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देन जॉन स्मिथ ने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफाइन किया एज इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिटेबल वॉट मटेरियल, क्योंकि हम लोग जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, ओके, या मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिजायर्ड मैनिपुलेशन, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब प्री डिटरमाइंड, एक्चुअली इट इज नथिंग बट प्री डिटरमाइंड यू कैन सी व्हाट जीन या डीएनए मैनिपुलेशन, यानी कि गिवन डीएनए में हम लोगों को चेंजेस लाना है। ओके, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन कैरी मुलिस ने सबसे पावरफुल टेक्निक डेवलप किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एज वी नो, पीसीआर, एक सिंगल यू कैन सी व्हाट डीएनए या आरएनए को यूज करके मैं मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकता हूँ। ओके, आइडेंटिकल कॉपीज बना सकता हूँ। इस टेक्निक को अभी देखो, आपके बहुत सारे टेस्ट जो हम लोग करते हैं एक छोटे से सैंपल से, डीएनए सैंपल्स को अगर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वही पीसीआर टेक्निक है। ओके, आपने आरटी-पीसीआर टेक्निक मालूम होगा। आरटी-पीसीआर में हम लोग क्या करते हैं, जो आरएनए है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके लिए देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला टेक्निक। ओके, मतलब आपको डीए जो आरएनए है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, वायरल आपका कौन सा कोविड-19 के वायरस को। एंड सर एडवर्ड शार्पी स्कैफल, तो उन्होंने इंसुलिन हार्मोन डिस्कवर किया जब वो बीटा सेल स्टडी कर रहे थे। पैनक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगर्स होता है,
स्पेशल सेल्स होता है जिसको लैंगर हैंस ने डिस्कवर किया था, और इसमें 3 टाइप के सेल्स होता है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा मेन। तो इसमें अल्फा सेल जो है वो आपका स्टोमेटोस्टैट अपना ग्लूकागॉन, बीटा सेल तैयार करता है आपका इंसुलिन। ओके, बीटा सेल, बी केयरफुल। देन हकूरा इटाल, इटाल का मतलब होता है ग्रुप। हकूरा अलॉन्ग विद अदर यू कैन सी व्हाट इट्स को वर्कर्स, उसको को वर्कर्स भी कहते हैं। इटाल का मतलब होता है को वर्कर्स, मतलब मेन साइंटिस्ट हकूरा, उनके साथ जो बाकी के जो साइंटिस्ट उनके साथ काम कर रहे थे, जो हेल्प कर रहे थे उनको, तो एक टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है इटाल। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले सिंथेसाइज किया डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन फॉर 2 चेन्स, अल्फा एंड बीटा चेन को, और उसको अलग अलग पीबीआर प्लास्टिड में इंट्रोड्यूस करके आर डीएनए बनाया। ओके, तो इसी से फिर वी वर एबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन, ओके, अंडरस्टूड, यूजिंग आर डीएनए टेक्नोलॉजी। देन गिलबर्ट एंड विल्कमॉफ, इन्होंने इंसुलिन प्रोडक्शन किया विद द सेम टेक्निक इन लार्ज अमाउंट, आर डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके इंसुलिन प्रोडक्शन। और इस इंसुलिन को हम लोगों ने नाम दिया है, उसको ह्यूम्यूलिन कहते हैं, ह्यूम्यूलिन। आर डीएनए टेक्निक से जो इंसुलिन तैयार किया जाता है, ओके, उसको ह्यूम्यूलिन कहते हैं। देन गॉट फिलिप्स लेडर, तो उन्होंने ट्रांसजेनिक माउस तैयार किया टू इन्वेस्टिगेट द ब्रेस्ट कैंसर। सबसे ज्यादा जो एनिमल, जिस एनिमल को सबसे ज्यादा हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया वो माउस है। ओके, चलिए नेक्स्ट 13 चैप्टर इज ऑर्गेनिज्म में पॉपुलेशन। उसमें रिटर उन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म, ओके यार, जिसको इकोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं, यूज किया। हैकेल ने प्रॉपर यू कैन सी इस टर्म को यूज किया इन रिलेशन टू ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट। ओके, क्योंकि सबसे पहले रिटर ने आपका इकोलॉजी टर्म यूज किया, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किसने किया इकोलॉजी में, फॉर एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट। ओके, देन हिलर एंड विलर ने सबसे पहले टर्म इथोलॉजी, मतलब रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इथोलॉजी, ओके, ह्यूमन का रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। लैंकेस्टर ने सबसे पहले बायोनॉमिक्स टर्म कॉइन किया। कार्क एंड ओडम ने सबसे पहले इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जो मॉडर्न इकोलॉजी कहलाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया। देन ग्रिनल ने एक्सप्लेन किया द टर्म निच या नीचे, जैसे भी आप टर्म को यूज कर सकते हो। तो नीचे इज नथिंग बट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। तो आपको ये मालूम होगा कि दो टर्म्स, ये दोनों टर्म्स को अच्छी तरह कीजिए, वही हैबिटेट, ओके, इज नथिंग बट एड्रेस, ये आपको मालूम होगा कंसेप्ट। ओके, आप कहाँ पे रहते हो वो आपका हैबिटेट है, और वहां पे क्या कर रहे हो उसको आपका नीचे कहते हैं या नीच कहते हैं। एड्रेस इज योर प्रोफेशन या वर्क। तो हर ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है, ओके, वो वहां पे कुछ कर रहा होगा। ओके, प्रोफेशन, ओके, सो तो इसके लिए, तो एवरी ऑर्गेनिज्म व्हेन इट लिव्स इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इट परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर रोल। या तो वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी अलग अलग रोल होता है, हर्बीवोर होगा, कार्निवोर होगा, या ओमनीवोर होगा, करेक्ट, या डिकम्पोजर होगा। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में, अपने लिविंग प्लेस में, हैबिटेट का मतलब लिविंग प्लेस होता है जो काम कर रहा है या फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शनल रोल को उसका नीचे कहते हैं। ओके, गॉस वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि एक बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती है। ओके, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपस में कॉम्पीट करते हैं। ओके, बिकॉज दे कैन नॉट रिमेन टुगेदर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये तब तक होता है जब तक कि जो आपका वीक इंडिविजुअल्स होते हैं वो एलिमिनेट नहीं हो जाते, यानी कि फाइट होता रहेगा अगर सेम रिसोर्सेज है, सेम वैकेंसी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, चैप्टर 14 में है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इसका भी एक मेजर पार्ट डिलीट कर दिया है, तो जो बेसिक है वही लेते हैं। टैंसली ने सबसे पहले इकोसिस्टम को डिफाइन किया। इकोसिस्टम इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ ए गिवन यू कैन सी एनवायरनमेंट रीजन। ओके, उसको इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। लीडरमैन ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि एनर्जी ट्रांसफर जो होता है हर स्टेप में जो होता है वो खाली 10% ही होता है। ओके, यानी कि प्रोड्यूसर से जो एनर्जी है हर्बीवोर में ट्रांसफर होगा खाली 10%, हर्बीवोर से कार्निवोर होगा 10%। तो हर लेवल पे खाली 10% ऑफ द प्रीवियस एनर्जी या मैटर ट्रांसफर होता है। एंड देन एल्टन ने डेवलप किया कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, जिससे हम लोग ये फाइंड करते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम जो है, ओके,
उसमें जो प्रोपोर्शन है, मतलब प्रोड्यूसर का प्रोपोर्शन कितना है, कंज्यूमर का कितना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पिरामिड्स मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है इन्वायरमेंटल इश्यूज में। तो वॉल्टर रोसिन ने टर्म यूज किया बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले, फिर एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया। ओके, मतलब बहुत ज्यादा यूज किया। ओके, देन अलेक्जेंडर हम्बल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हम्बल्ट पे आपको आ सकता है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्पीशीज जो रिचनेस होता है, यानी कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज में पर्टिकुलर जो रीजन है, ओके, वो एरिया के साथ इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू एक लिमिट के बाद अल्टीमेटली इंक्रीज नहीं होता है। ओके, यानी कि छोटा एरिया होगा तो द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विल बी लेस, बड़ा एरिया होगा तो स्पीशीज वैरायटी विल बी व्हाट मोर, बट एक लिमिट के बाद जो होता है वैरायटी में इंक्रीज नहीं होता है। ओके, और उसी के साथ ये तो डेविड टिलमन उन्होंने प्रूव किया कि स्पीशीज रिचनेस हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इसको उन्होंने टर्म दिया प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, यानी कि जितना ज्यादा एक रीजन में जितने ज्यादा वैरायटी के स्पीशीज होगा वो इकोसिस्टम, वो इकोलॉजिकल सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, देन पॉल इरलिक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। ओके, जिस तरह हम्बल्ट तो पॉल इरलिक पे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई डाइवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इतने ज़्यादा अगर वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के तो उनमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि अगर वो एलिमिनेट हो गए कि उन पर डिपेंड होने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म भी क्या है वो फिर एलिमिनेट होने लगते हैं और डाइवर्सिटी फिर डिक्रीज हो जाती है। तो इसको रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, देन डॉक्टर अकीरा मियावाकी, तो इन्होंने जापानीज टेक्निक यूज किया जो महाराष्ट्र में भी अभी यूज किया जाता है, इसको मियावाकी, ये भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है बच्चों, मियावाकी मेथड। ओके, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो शॉर्ट टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैरन इन्वायरमेंट को जंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, इसको हम लोग कहते हैं मियावाकी मेथड। ओके, जो जापानी टेक्निक है। राही बाई पोपेरे, सीड मदर ऑफ महाराष्ट्र। ओके, फिर सल्लमोरू थिम्मक्का, he is the Indian environmentalist from the state of Karnataka. ओके, ये सब आ सकता है। फिर मोइरंगम लोयार, he dedicated 17 years of his life to restore what पुंशीलॉक फॉरेस्ट। ये सब आपको एमसीक्यू आंसर वन सेंटेंस पे आ सकता है बच्चों। ओके, फिर अमृता देवी, एज वी नो शी इज मोस्ट यू कैन सी फेमस फॉर हर यू कैन सी व्हाट सेक्रीफाइस, जिन्होंने अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने साथ अपने 3 बेटियों की क्या है बलि दी। ओके, बिकॉज दे इन उन्होंने क्या गले लगाया। ओके, इसको चिपको मूवमेंट भी कहते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म यूज किया जाता है इसके साथ वो है चिपको मूवमेंट। तो अपने लोकल एरिया में जो पेड़ है उसको काटने से बचाने के लिए ओके उन्होंने पेड़ों के साथ क्या किया, आलिंगन किया। ओके, एम्ब्रेस किया, और फिर लेकिन इन दैट प्रोसेस दे लूज देयर लाइफ। ओके, और उन्हीं के कैन सी व्हाट मेमोरी में जहाँ कहीं पे कोई पर्सन अगर नेचुरल फॉरेस्ट को बचाता है, कोई एक्सेम्पलरी एक्टिविटी करता है, तो उनको फिर नेचुरली अवार्ड दिया जाता है अमृता देवी का। ओके ओके बच्चों, तो इस तरह आज के इस सेशन में हमने सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन या टर्म्स से रिलेटेड कंसेप्ट्स को देख लिया है। ओके, नेक्स्ट सेशन में आई विल कम अप विद फिगर्स, तो जो भी फिगर या नंबर से रिलेटेड वैकेंसी कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं इन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पुट योर बेस्ट एफर्ट टू रूक द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट को डाल दीजिए। हो सकता है मैं कमेंट में आपको वैकेंसी मैसेज भेज दूं, या तो नेक्स्ट सेशन में आई विल कवर योर व्हाट डाउट्स। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट